हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में लेक्चर नंबर 8 में डीअरेंजमेंट एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन फैक्टोरियल एन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डीअरेंजमेंट। तो डीअरेंजमेंट क्या है, उसकी डेफिनीशन क्या है वो देखें और उसको हम लोग समझते हैं। तो लिखा हुआ है डीअरेंजमेंट की, देखो डेफिनीशन बहुत सिंपल सी है। डीअरेंजमेंट इज अ परम्यूटेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट सच दैट नो एलिमेंट appears इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। क्या मतलब है कि अगर हमारे पास n प्लेसेस में n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड हैं तो उनको इस तरह से हमें दोबारा से प्लेस करना है कि कोई भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ना आए, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिन पोजीशन पे ना आए। जितने तरीके से हम ये कर सकते होंगे उसको वही बोलेंगे, उतने नंबर को बोलेंगे डीअरेंजमेंट, राइट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे कि हमारे पास 3 चेयर्स हैं, या चलो 2 चेयर्स लेते हैं, एक चेयर 1 C1 और एक है चेयर 2 C2, राइट। और इसमें स्टार्टिंग में 2 पर्सन्स बैठे हुए हैं, एक में P1 और एक में P2, ठीक है। अगर कहा जाए इनको डीअरेंज करो, मतलब इस तरह से इनको यहाँ प्लेस करना है C1 और C2 में चेयर्स में, जिससे अपने चेयर्स में ना बैठें, जो पहले से असाइंड चेयर्स हैं उसमें ना बैठें। तो बताओ कितने वेज होंगे। P2 को C1 में बैठा दो और P1 को C2 में बैठा दो, बस एक ही वे हुआ, ओनली वन वे। इसका मतलब अगर हम ये कहें DN रिप्रेजेंट्स, if DN represents number of derangement, number of ways to dearrange, number of ways to dearrange or number of ways of dearrangements of n different objects and different objects। तो बताओ अभी 2 ऑब्जेक्ट्स थे, एक तरह से P1 और P2 2 पर्सन से, और उनकी चेयर्स असाइंड थी C1 और C2, तो उनको डीअरेंज करने का केवल एक ही वे है। इसका मतलब D2 अगर बोला जाए तो D2 कितना आ गया, D2 इज इक्वल टू 1, ओनली वन वे, करेक्ट। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि एक ही चेयर है, केवल एक चेयर है C1 और उसमें पर्सन बैठे हुआ है एक P1, तो इसको डीअरेंज करोगे तो एक भी वे नहीं होंगे, क्योंकि इसको P1 को यहाँ से हटाना और फिर यहाँ पे इस तरह से अरेंज करना है कि अपने चेयर पे ना बैठे, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 0। इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट को अगर डीअरेंज करोगे तो डीअरेंज के वेज हो जाएंगे 0। अब ज़रा ये चीज़ 3 पर्सन्स के लिए करें, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। सपोज हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास 3 चेयर्स हैं, C1 C2 और C3, करेक्ट। ये फर्स्ट पॉइंट था, यहाँ से हमने सेकेंड पॉइंट लिया था। अब ये थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग कि 3 चेयर हैं C1 C2 और C3, और उसमें स्टार्टिंग में पर्सन्स बैठे हुए हैं P1 P2 और P3, P1 P2 और P3। तो ज़रा देखो इसमें इनको अगर डीअरेंज करोगे तो कितने तरीके से डीअरेंज कर सकते हो। तो हम ये कहेंगे चलो P1 को P1 को C1 में नहीं बैठाना है, तो P1 को बैठाते हैं हम C2 चेयर पे, ठीक है। अब हमारे पास बचा P2 और P3, तो क्लियर है कि P3 को यहाँ बैठा नहीं पाओगे, तो P3 को बैठाओगे C1 चेयर में। अब P3 को C1 चेयर में बैठा दिया तो अब P2 को कहाँ बैठाओगे, P2 को फिर C3 चेयर में बैठाओगे, एक वे ये हो गया। चलो, या फिर नेक्स्ट वे क्या होगा कि भाई P1 को जो है C3 में बैठाओ। अब हमारे पास बचे P1 और P2 और P3, तो अब P2 को C2 में बैठा नहीं पाओगे तो P2 को C1 में बैठाना पड़ेगा, करेक्ट, और P3 को यहाँ बैठाना पड़ेगा, फिर बस हो गया, और कोई भी वेज नहीं है। इसका मतलब अगर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको डीअरेंज करना है, तो D3 कितना बना अपने पास, D3 आ गया 2 वेज हो गए।
अब जरा हम लोग देखते हैं, यही चीज़ करते हैं 4 ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखो 4 के लिए हम लोग देखते हैं 4th पॉइंट कि हमारे पास 4 चेयर्स हैं, C1 है, C2 है, C3 है और C4 है, करेक्ट। और पर्सन्स P1 P2 P3 P4, P1 P2 P3 और P4, करेक्ट। अब चलो इनको डीअरेंज करते हैं। तो इनको डीअरेंज करने के कितने वेज होंगे वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कि चलो P1 से स्टार्ट करते हैं। P1 को सबसे पहले हम प्लेस करते हैं C2 में। तो P1 को C2 चेयर में बैठा दिया, राइट। अब P2 को बैठाते हैं। P2 को बैठाने की क्या वेज है? P2 को एक वे तो ये है कि P2 को P1 में बैठा दें, राइट, सॉरी P2 को C1 में बैठा दें। अब P2 को अगर C1 में बैठा दिया तो अब हमारे पास बचे P3 और P4। P3 P4 को कैसे यहाँ अरेंज करोगे? इसको P4 को यहाँ बैठा दो C3 चेयर में और P3 को C4 में बैठा दो। तो एक तो वे ये हो गया। अब चलो P1 को यहाँ बैठा दिया, P1 को यहीं रहने दो अभी। अब P2 को देखो पहले पोजीशन में बैठाया था, अब हम इसको बैठाते हैं किस पोजीशन में? C3 में बैठा देते हैं P2 को। चलो यहाँ बैठा दिया P2 को। अब हमारे पास बचे P3 और P4। अब P4 को C4 में बैठा नहीं पाएंगे तो P4 को यहाँ बैठाओगे, तो P3 को यहाँ बैठाना पड़ेगा, करेक्ट। कोई भी अपनी ओरिजिनल सीट में नहीं बैठा है, देखो देख लो अभी भी। अब चलो ये वाला हो गया। अब P2 को यहाँ बैठा दिया। अब इसके बाद P1 तो यही है अभी, P2 को C4 में बैठाते हैं। अगर P2 को C4 में बैठा रहे हैं तो अब देखो हमारे पास बचे P1 और P3। कौन कौन से बचे? P3 और P4। और P3 और P4, तो P3 यहाँ बैठा नहीं पाओगे तो P3 को यहाँ बैठाना पड़ेगा C1 में और P4 को यहाँ बैठा दो, करेक्ट। तो चलो P1 जब सेकेंड पोजीशन पे था वो सारे केसेस डील हो गए। अब हम बात करते हैं जब P1 जो है C3 वाली पोजीशन पे बैठे, P1 जो है C3 चेयर में बैठे, तो P1 को अब यहाँ बैठाते हैं। अब P2 के लिए देखो, अब P2 को हम ऑब्वियसली C2 में बैठा नहीं पाएंगे तो C1 में बैठाना है। C1 में बैठाओ P2 को। अब हमारे पास बचा P3 और P4। P3 और P4 यहाँ बैठेगा नहीं तो P4 को यहाँ बैठाओगे, तो P3 को कहाँ बैठाना पड़ेगा? यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, करेक्ट। अच्छा, अब P1 तो यही है, P1 तो यहीं थर्ड पोजीशन पे ही है C3 में। P2 को देखो अब C2 में तो बैठा नहीं पाएंगे तो P2 को हम C4 में बैठाएंगे। P2 को यहाँ बैठा दो। अब जब P2 को यहाँ बैठा दिया तो अब P3 और P4 को C1 और C2 में बैठाना है। तो या तो P3 को यहाँ बैठाओ और P4 को यहाँ बैठाओ, या फिर P4 को यहाँ बैठाओ और P3 को यहाँ बैठाओ। ये तब का केस था जब P1 C3 में बैठा और P2 C4 में बैठा है, ठीक है। चलो अब P1 जब C3 में बैठा था वो वाले केसेस हो गए। अब हम अगले केस पे आएंगे। अगला केस हम लेते हैं कि जब हमने P1 को C4 में बैठाया। बताओ P1 को अगर C4 में बैठाओगे, P1 को C4 में बैठाया तो अब P2 को देखो, P2 को कहाँ बैठा सकते हैं? P2 को पहली पोजीशन पे बैठा दो। अब बचा हमारे पास P3 P4। P3 को यहाँ बैठा नहीं पाओगे तो P3 को यहीं बैठाना पड़ेगा, P4 को यहाँ बैठाओगे, करेक्ट। फिर देखो P1 तो यही है। अब P2 जो है C2 में बैठा नहीं पाओगे तो P2 को यहाँ बैठाना पड़ेगा, P2 को यहाँ बैठाओगे। अब बचे P3 और P4, तो P3 को यहाँ बैठाओ, P4 को यहाँ बैठाओ, या फिर P4 को यहाँ बैठाओ और P3 को यहाँ बैठाओ। ये तब का केस था जब P2 और P1 इस पोजीशन पे है। बस इसके अलावा सारे केसेस हो गए। तो टोटल कितने केस हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब D3 कितना हो गया? D3 = 9। मतलब 3 का डीअरेंज करना देखो मुश्किल हो गया था, अरेंजमेंट करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। अगर यही 5 हो जाता, D3 नहीं है सॉरी, ये D4 है। D4 3 ऑब्जेक्ट्स का आराम से हम लोगों ने कर लिया था, 4 ऑब्जेक्ट्स का डीअरेंजमेंट किया, 9 वेज आ गए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। D1 0 हो गया था, D2 1 हो गया था, D3 2 हो गया था और D4 कितना आ गया अपना
D4 9 आ गया, ठीक है ना। अब अगर यही 5 ऑब्जेक्ट होते तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसलिए ज़रा D4 को हम थोड़ा दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। D4 को थोड़ा सा डिफरेंट वे से देखते हैं कि चलो फिर से इसको डील करते हैं। हमारे पास कितनी चेयर थी, C1, C2, C3 और C4। पर्सन्स बैठे हुए थे P1, P2, P3, P4। ऐसे पहले पर्सन ले लो, P1, P2, P3, P4। इनकी ओरिजिनल सीट्स थी C1, C2, C3, C4। अब देखो हम लोग इसको कैसे करते हैं, थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लगाते हैं। चलो हमने ये कहा कि P1 को C2 में बैठा दो। P1 को कहाँ बैठा दो, C1 में तो बैठा नहीं सकते हैं, तो P1 को C2 में बैठाते हैं। अब P1 को अगर C2 में बैठाते हैं तो अब ये बताओ हमारे पास पोजीशंस क्या बची, ये बची देखो P2 यहाँ, C1, P3 पर्सन बचा है, P4 बचा है, P2, P3, P4 बचा, और चेयर कौन कौन सी बची हैं, C1, C3 और C4 बचे हुए हैं, करेक्ट। तो एक पॉसिबिलिटी यह है कि P2 को C1 में बैठा दो, या फिर P2 को हम C1 में ना बैठाएं। P2 को C1 में ना बैठाएं, इसमें नहीं बैठाते हैं। दो पॉसिबिलिटी हैं इसमें। ये तब का केस है जब P1 को C2 में बैठाया है। तो अगर हम P2 को C1 में बैठा देते हैं तो एक तरह से हम ये कहेंगे इन दोनों को डीअरेंज करना है। तो इन दो को डीअरेंज करने के वेज कितने हो गए, D2। या फिर और सेकेंड केस, P2 को C1 में नहीं बैठाया, तो P2 को C1 में नहीं बैठाया तो हम ये कहेंगे कि P2 को चलो C1 ओरिजिनल पोजीशन है, तो इन तीन को डीअरेंज करना है। भाई P2 C1 में ना बैठे, P3 C3 में ना बैठे और P4 C4 में ना बैठे, यही तो करना चाहते हैं हम। इसके अलावा इन तीन को डीअरेंज करना है, दैट इज D3, करेक्ट। ये तब का केस था जब हमने क्या किया है, P1 को C2 में बैठाया। इसी तरह से बिल्कुल इतने ही केसेस तब बनेंगे जब हम P2 को C3 में बैठाएंगे, दूसरा केस बनेगा। फिर तीसरा जब P1 को C4 में बैठाएंगे। तो ऐसे हर एक के लिए सेम अरेंजमेंट आएंगे। तो ऐसे कितने हुए, 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स हो गए। ये क्या हो गया, दिस इज डी अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स, करेक्ट। निकाल सकते हैं D2 D3 अपने को पता ही है। तो बताओ D4 कितना आ जाएगा, D4 इज इक्वल टू 3 इंटू D2 पता है कितना है, D3 पता है। D2 और D3 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, D2 और D3 आ चुका है, 2 और 1 है। तो 2, D1 कितना है, D2 कितना है, 1 है, और D3 है 2। तो 1 + 2 कितने वेज आ गए, 9 वेज, राइट। तो D4 9 आ गया अपने पास। तो ये मेथड अच्छा हो गया। अब इससे क्या हम 5 पर्सन्स के लिए भी कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो 5 होते तो हम लोग क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं D5, मतलब 5 का अगर डीअरेंज करते तो हम कहते हैं D5 इज इक्वल टू, क्या करते हैं ऐसे, P1 P2 P3 P4 P5 तक होता। तो कहते हैं P1 को C2 में बैठा हो, या C3 में, C4 में, या C5 में। तो ऐसे कितने केसेस होते, 4 केसेस होते, और हर एक केस के करस्पॉन्डिंग इसी तरह से यहाँ जैसे 3 थे तो 2 को डीअरेंज करना था, वहाँ 3 को डीअरेंज करना होता। और यहाँ पे 3 थे, तीनों को डीअरेंज कर रहे थे। अगर 5 वाला होता तो यहाँ 4 ऐसे होते, 4 को डीअरेंज करते, D4 आता। सही है। तो D5 कितना हो गया, 4 टाइम्स D3 + D4। तो अगर D5 हमें निकालना होता तो D5 निकल आता अपने पास। बताओ D5 कितना आ जाता, D5 हो जाता 4 इंटू D3 + D4। D3 अपने को पता है, D3 कितना है, D3 अपने पास आया था, D3 है 2, और D4 कितना है, 9, 11 मतलब कितना हो गया, 44, करेक्ट। ठीक है, ऐसे D6 D7 D8 सब निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये डीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लो। अभी तक हम लोग इजीली फाइंड कर चुके हैं। D1 कितना आया था, 0 आया था। D2 आया था 1, करेक्ट। D3 कितना आया था, D3 आया था 2। D4 आ गया था 9, और D5 कितना है, D5 आ गया 4। इनको याद ही रखना, ठीक है ना, फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं ये D1 D2 D3 D4 D5, इनको याद रख सकते हो, डायरेक्ट यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग।
लिखा हुआ है इफ डी एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देन शो दैट। तो देखो D1 हम ऑलरेडी शो कर चुके हैं कि 0, D1 कितना होता है, एक ऑब्जेक्ट का डी अरेंजमेंट 0, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं पीछे। D2 भी देख चुके हैं, करेक्ट, 2 का डी अरेंजमेंट करोगे तो 1 आएगा। अब जरा n के लिए देखते हैं हम लोग, n के लिए देखें, वो भी ये फार्मूला तब है जब n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, नेचुरल नंबर, करेक्ट। जरा देखें अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं तो इस तरह से हम लेते हैं यहाँ पे C1 C2 या P1 P2 ऐसे पर्सन्स मान लेते हैं, या ऑब्जेक्ट मान लो, एक ही बात है, P1 P2 P3 कहाँ तक जाएगा, ये Pn तक जाएगा। यहाँ पे हम बोलेंगे P1 की चेयर है C1, P2 की चेयर है C2, P3 की चेयर है C3 एंड सो ऑन, Pn की चेयर है Cn। तो अब इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, स्टार्ट करेंगे कि चलो P1 जो है वो C2 में बैठा दो। तो P1 को अगर C2 में बैठा दे रहे हो तो अब देखो यहाँ क्या बनेगा, क्या क्या बचे हुए हमारे पास, P2 P3 P4 कहाँ तक जाएगा, ये Pn तक जाएगा, n-1 है ये। और यहाँ पे C1 C2 नहीं है अब, तो ये C3 आएगा, C3 के बाद C4, चलते जाओ कहाँ तक आएगा, Cn तक, ठीक है ना। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी हैं, वही जो हमने अभी बताया था कि P2 को या तो C2 में बैठा दो या फिर P2 को C2 में ना बैठाओ। तो फिर से इसको लिख देते हैं, आइदर दिस और दिस वन, किसको इसमें नहीं बैठाएं, तो यहाँ आएगा P3 C3 P4 C4, चलते जाएं Pn Cn, करेक्ट। अब देखो इसमें करेंगे क्या हम लोग, P2 को C2 में बैठा दिया, तो P2 को अगर C2 में बैठा दिया तो अब ये कितने बच्चे अपने पास, n-2 बचे, P3 से लेके Pn तक, इनको डीअरेंज करना है तो कितने वेज होंगे, Dn-2, n-1 हो गए। या फिर ये वाला केस कि P2 को C2 में नहीं बैठा रहे हैं, तो अब हमें कहेंगे P2 को C2 में नहीं बैठा रहे हो, P3 को C3 में नहीं बैठा रहे हो, P4 को C4 में नहीं बैठाना है, Pn को Cn में नहीं बैठाना है। इसका मतलब ये कितने हैं टोटल, यहाँ पे ये n-2 थे, यहाँ पे ये कितने, n-1 का डीअरेंज करना है, तो n-1 का डीअरेंजमेंट करने के वेज कितने हैं, Dn-1। नाउ दिस इज इक्वल टू हाउ मच। अच्छा अभी इसमें ये तब का केस था, ये केस तब का था जब P1 को C2 में बैठाया है। इसी तरह से फिर P1 को C3 में बैठाओगे तब भी इतने ही वेज आएंगे, P1 को C4 में बैठाओगे तब भी इतने केस आएंगे, सो ऑन, P1 को Cn में बैठाओगे तो ऐसे कितने वेज हो गए, n-1, तो n-1 इंटू दिस, नाउ दिस इज इक्वल टू डी अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, करेक्ट। तो ये अपने पास इसका प्रूफ हो गया। D1 और D2 हम लोग निकाल ही चुके हैं। इस फार्मूले से हम D3 D4 D5 कुछ भी निकाल सकते हैं, D3 D4 D5 जो चाहो वो निकाल सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है अपने पास। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो मान लो हमें D4 निकालना हो, D1 D2 तो अपने को पता ही है, मान लो D3 निकालना हो इससे, तो D3 निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। D3 इक्वल टू n इक्वल टू 3 डाल दो तो ये हो जाएगा 3 - 1, D ऑफ 3 - 2 1 और 3 - 1 2, D2 हो जाएगा। तो बताओ ये हुआ 2 इंटू D1 प्लस D2 कितना हुआ, 1 हुआ, ये कितना आ गया, 2 आ गया। D4 अगर निकालना है इससे तो कोई दिक्कत नहीं, D4 निकालना है तो n को 4 डाल दो तो हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा, D2 प्लस D3, करेक्ट। कितना हो गया, D2 प्लस D3 अपने को पता है, D2 कितना है, D2 है 1 और D3 है 2, तो 3 हो गया, 9 आ गया। D5 और निकाल के दिखा देते हैं, D5 निकालना है, D5 निकाल सकते हो, यहाँ आएगा 4 इंटू, यहाँ आएगा D4 D3 प्लस D4, करेक्ट। D3 प्लस D4, D3 और D4 दोनों निकल आए अपने पास, 9 2 11 हो गया, 9 प्लस 2 11 हो गया, ये कितना आ गया, 44 आ गया, करेक्ट। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है सो दैट Dn इज इक्वल टू दिस वन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। Dn इज इक्वल टू दिस वन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर
इम्प्लाइज दैट, मतलब ये एक दूसरे को इम्प्लाई कर रहे हैं। मतलब डी एन अगर हमें निकालना है तो या तो इस फार्मूले से निकाल लो, दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या फिर इस फार्मूले से निकालो तो D3 D4 D5 इससे निकल आएगा और D1 और D2 ये होगा। ठीक है ना। तो ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये वाला प्रूफ करते हैं, कैसे दिखाते हैं कि ये दोनों एक ही चीज़ लिखी हुई है। तो हम इसके लिए करते हैं, देखो जो DN लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, DN जो लिखा हुआ है उस DN को ऐसे लिखो, DN डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, राइट। मतलब n फैक्टोरियल को नीचे ले आए तो ये कितना बनेगा, 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस माइनस 1/3 फैक्टोरियल, चलता जाएगा। लास्ट में भी 2-3 लिख लो। लास्ट वाला कितना है, लास्ट वाला है -1 पावर n बाई n फैक्टोरियल। सेकेंड लास्ट कितना है, सेकेंड लास्ट बताओ, सेकेंड लास्ट है -1 पावर n-1 n-1 फैक्टोरियल, यही तो होगा। इससे भी पहले वाला एक और लिख लो, -1 पावर n-2 डिवाइडेड बाई n-2 फैक्टोरियल, करेक्ट। अब क्या करते हैं हम इसमें n की जगह n-1 डाल देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा dn-1 डिवाइडेड बाई n-1 फैक्टोरियल। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, चलते जाओ, ये भी आएगा -1 पावर n-2 अपॉन n-2 फैक्टोरियल प्लस -1 पावर n-1 बाई n-1 फैक्टोरियल, करेक्ट। आ गया ये। तो अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, या हम ये कहें ये जो वैल्यू है, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल, और ये किसके इक्वल है, इस वाले के इक्वल। तो इसकी वैल्यू वहाँ डाल दो, तो यहाँ से हमारे पास आ गया dn डिवाइडेड बाई dn-1, अरे ये क्या लिख दिया, dn डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये वैल्यू पूरी वहाँ रख दो, कितना आ गया, dn-1 डिवाइडेड बाई n-1 फैक्टोरियल, करेक्ट। और ये हो गया यहाँ पे प्लस -1 पावर n बाई n फैक्टोरियल, करेक्ट। अब इस पूरे में क्या करते हैं हम लोग, पूरे में n फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर n फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ गया, देखो dn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करोगे n-1 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल n बचेगा ऊपर, तो ये आ जाएगा n इंटू dn-1 प्लस -1 पावर n। ठीक है, इसको एक इक्वेशन हम बोल लें। अब इसी में हम n की जगह n-1 डाल देते हैं, तो ये बनेगा dn-1 इज इक्वल टू n-1 इंटू dn-2 प्लस -1 पावर कितना हो गया, n-1, करेक्ट। ये सेकेंड हो गया। अब दोनों को ऐड कर दो। अगर दोनों को ऐड कर रहे हैं फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो हमारे पास आ गया dn प्लस dn-1 इज इक्वल टू n इंटू dn-1 प्लस n-1 इंटू dn-2, और ये दोनों का समेसन 0 हो जाएगा, क्यों, -1 पावर n प्लस -1 पावर n-1, इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू -1 पावर n-1 लिख सकते हैं ना, पावर एक यहाँ ले ली, और ये है -1 पावर n-1, तो -1 पावर n-1 बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचा बताओ, अंदर बचा -1 प्लस 1, कैंसिल हो गया ना, ये तो कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो जब ऐड करेंगे तो ये दोनों टर्म्स का एडिशन तो 0 हो जाएगा। ठीक है, dn-1 को उस तरफ ले जाओ, तो dn-1 को जैसे ही हम उस तरफ ले गए तो हमारे पास ये फार्मूला क्रिएट हो गया, dn इक्वल टू n-1 dn-1, बल्कि n-1 कॉमन ही आ जाएगा, दोनों से आ जाएगा ना, ये dn-1 वहाँ जाएगा, तो dn-1 कॉमन लो के n-1 आ जाएगा,
बाकी जो बचा हुआ है उसको ब्रैकेट में लिख दो। कितना हो गया ये dn-1 प्लस dn-2। करेक्ट हो गया ये प्रूफ। इसका मतलब दोनों फार्मूले सेम हैं। अगर हमें डायरेक्ट मान लो d6 d7 निकालना है तो हम पहले वाले फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी को एक डिफरेंट फॉर्म में लिख लो नोट करके। नंबर ऑफ वेज in which and different letters can be put in and different and corresponding envelopes such that no letter goes to correct envelope is, मतलब वही n ऑब्जेक्ट्स को डीअरेंज करने के वेज हो गए, दैट इज दिस वन। या उसको अगर हम dn से डिनोट करें तो dn इज नथिंग बट इट इज n फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन माइनस 1 पावर n 1 बाई n फैक्टोरियल। तो यही चीज़ हो गई जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे शो किया है। अच्छा, अब समझो इसमें वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। जैसे मान लो अगर कोई कहे d1 निकालो तो d1 निकाल लो, n की वैल्यू 1 डाल दो तो 1 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल पे ख़त्म हो जाएगा। कितना आ गया, ये 0 आ गया। सही है। मान लो d2 निकालना है तो d2 निकाल लेंगे, n की जगह 2 फैक्टोरियल 2 डाल दो तो 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल। करेक्ट, कैंसिल हो जाएगा ये। कितना आ गया 1। मान लो d3 निकालना है, d3 निकाल लो। कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल। 3 पे ख़त्म होगा तो माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल। ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, देखो ये तो कैंसिल हो गया। 3 फैक्टोरियल को अंदर ले जाओगे तो ये बनेगा 3 माइनस 1। कितना आ गया 2 आ गया। करेक्ट। d4 निकालते हैं, चलो 4 फैक्टोरियल कितना आएगा 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल। करेक्ट, ये तो कैंसिल हो गया। 4 फैक्टोरियल को अंदर ले जाओगे तो ये 4 फैक्टोरियल तो 24 होता है। 24 बाई 2 कितना हो गया 12 माइनस 24 बाई 3 कितना हुआ फैक्टोरियल 3 सॉरी 634 हो गया ये, और प्लस 1 हुआ। कितना आ गया देखो माइनस 3 9 आ गया। ठीक, d5 और निकाल लो। 5 फैक्टोरियल कितना आया 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होता कितना है 120 होता है। 120 बाई 2 60 हो गया, और 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल कर दो, 5 4 जा 20 माइनस 20 हो गया, और ये 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल कितना हो गया 5 हो गया, और ये माइनस 1 हो गया। देखो कितना आ रहा है 20 माइनस करोगे और ये 4 है 44 आ गया। ठीक है, इस तरह से और भी फाइंड कर सकते हैं ये। चलो अच्छा, ये तो अपने पास आ गया। अब इस पे क्वेश्चंस हो जाएं कुछ। देयर आर 4 स्टूडेंट्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सिटीज। In how many ways can they be sent to these cities, one in each, so that no student goes to the correct city? मतलब no student goes to his own city, ये लिख लो। No student goes to his own city, right? अपनी सिटी में नहीं जा रहा है। तो कितने वेज होंगे भाई, एक तरह से ये देखो 4 स्टूडेंट है, 4 सिटीज़ को बिलोंग करने हैं, कोई भी अपनी सिटी में ना जाए। इसका मतलब 4 का डी अरेंजमेंट करना है, दैट इज़ नथिंग बट d4, और d4 अपने को पता ही है कितना होता है 9 होता है, तो 9 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट हैज़ टू आंसर 4x4 1 to 1 मैच द कॉलम। लिखा हुआ है क्लियर 1 to 1 मैच द कॉलम, उस तरह का नहीं जैसा अभी हम लोग IIT JEE मेंस और एडवांस में सॉल्व करते हैं कि पता चला 5 ऑप्शन दिए हुए हैं और वो भी छोड़ो, एक के पता चला चारों मैच कर रहे हैं, या पहले के 3 मैच कर दूसरे के 2-3 मैच कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, 1 to 1 मैच द कॉलम है, जैसा हम लोग बचपन में किया करते थे। ए स्टूडेंट हैज़ टू आंसर 4x4 1 to 1 मैच द कॉलम, मतलब हमारे पास सपोज P है, Q है, R है और S है, इनको मैच कराना है किससे A B
सी और डी से, तो वन का एक ही से मैचिंग होगी, तो 4/4 1 to 1. Student has no knowledge of the correct answer and decides to match them randomly. Let xi denotes number of ways student gets exactly I correct answer. Then find. तो हमें पहले फाइंड करना है x नॉट. x नॉट क्या है? नंबर ऑफ वेज he gets exactly 0 करेक्ट. एग्जैक्टली 0 करेक्ट का मतलब क्या हुआ? ऑल रॉन्ग. दैट इज ऑल रॉन्ग. ऑल रॉन्ग का मतलब हुआ कि ये हमारे चारों जो हैं वो इस तरह से प्लेस करना है कि कोई भी अपने सही ऑप्शन से मैच ना करे. इस मतलब चारों को डीअरेंज करना है. D4 कितना हो गया? D4 पता है अपने को 9 होता है. 9 लिख दो. चलो x1 निकालते हैं. x1 का मतलब एग्जैक्टली 1 करेक्ट. नंबर ऑफ वेज ही गेट्स एग्जैक्टली 1 करेक्ट. देखो 1 करेक्ट मैच करे इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सा पॉइंट है. 1 मैच करे इसका मतलब पहले तो ये सिलेक्ट कर लो कि 4 में से एक सिलेक्ट करो और उसको सही से मैच कराओ. तो जो भी तुमने सिलेक्ट किया उसको सही ऑप्शन से मैच कराने का 1 वे है. और बाकी 3 क्या हो? 3 गलत हो, मतलब D3 करेक्ट. तो 4C1 अपने को पता ही है 4 होता है और D3 कितना हुआ? 2. 8 वेज हो गए. ठीक है ना. सेकेंड का आंसर 8 हो गया. x2 की बात कर लेते हैं. देखो अब x2 कितना लिखोगे? x2 मतलब नंबर ऑफ वेज ही गेट्स एग्जैक्टली 2 करेक्ट. 2 करेक्ट मतलब अब 4 में से कोई 2 सिलेक्ट करो, उनको उनके सही ऑप्शन से मैच कराने का 1 वे, और बाकी 2 को गलत करना है. तो D2 कितना होता है? D2 तो 1 होता है. 4C2 8 हो गया. 4C2 6 हुआ. 6 × 2 कितना हो गया? नहीं, D2 तो 1 है ना, तो कितने वेज हो गए? 6 वेज हो गए. चलो x2 के बाद x3 की बात कर लेते हैं. x3 के लिए क्या कहोगे? एग्जैक्टली 3 गलत हो, नहीं एग्जैक्टली 3 सही हो, तो 4 में से 3 सिलेक्ट करो और उसको सही में मैच कराओ और एक को गलत में डालना है. ठीक है, उसको गलत से मैच कराना है. तो D1 तो 0 होता है, इसलिए ओवरऑल कितना हो गया? 4C3 हो गया. 4 × D1 होता है 0, तो 0 वेज हो गए. वैसे भी पता है एग्जैक्टली 3 गलत हो ही नहीं सकते, नहीं एग्जैक्टली 3 सही हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर 3 सही है एग्जैक्टली तो चौथा तो ऑटोमेटिक सही होगा. तो एग्जैक्टली 3 तो सही हो ही नहीं सकते हैं, चारों सही हो जाएंगे उस केस में. चलो x4 मतलब चारों के चारों सही हो, तो चारों में से चारों सेलेक्ट करो और उनके सही पे प्लेस कर दो 1 वे. तो डीअरेंजमेंट का कोई मतलब ही नहीं है, सबको सही जगह प्लेस करना है. 1 वे हो गया. ठीक. चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं. 6 cards and 6 envelopes are numbered 1 2 3 4 5 6 and cards are to be placed in envelopes so that each envelope contains exactly 1 card and no card is placed in envelope bearing the same number, and moreover the card number 1 is always placed in envelope number 2. The number of ways it can be done is. तो देखो क्या है, कितने एनवलप हैं, कार्ड्स कितने हैं? 6 कार्ड्स हैं. कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, कार्ड 4, कार्ड 5, कार्ड 6 करेक्ट. अच्छा, और इन्वलप नंबर 1, इन्वलप नंबर 2, ये इनके करेस्पॉन्डिंग है. E1 C1 का इन्वलप है, E2 C2 के करेस्पॉन्डिंग इन्वलप है. इस तरह से ये E4, E5, E6 करेक्ट. अब समझो इसमें कोई भी अपने सही में ना जाए. पहले तो ये बोला है, मतलब डीअरेंजमेंट की ही बात कर रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन दे दी इन्होंने. वो क्या? मोर ओवर. देखो क्या लिखा था, मोर ओवर द कार्ड नंबर्ड 1
इज ऑलवेज प्लेस इन एनवलप नंबर 2, मतलब C1 हमेशा E2 में जाए। ठीक है, तो C1 E2 में जाए, ये तो वन वे है। तो बाकी को देखो, अब हमारे पास क्या बचा, C2 E1, C2 बचा है, C3 बचा है, C4 बचा है, C5 है, C6 है। एनवलप कौन सा, E1 है, अब E3 है, E4 है, E5 है और E6 है। तो अब दो पॉसिबिलिटी ये है C2 के लिए, या तो C2 E1 में जाए या फिर C2 E1 में ना जाए, आइदर दिस और दिस, C2 E1 में ना जाए। करेक्ट। तो बाकी कौन से बचे, C3 E3, C4 E4, C5 E5 और C6 E6। करेक्ट। तो अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो बताओ इसके लिए कितने वेज हुए। इसके लिए हैं कि देखो C2 E1 में अगर जा रहा है तो बस इन चार को डीअरेंज करना है, सो दिस इज फॉर D4। या फिर दूसरा केस C2 E1 में ना जाए तो हम इनमें कहेंगे ये 5 हैं, इन पांचों को डीअरेंज करना है। भाई C2 E1 में ना जाए, C3 E3 में ना जाए, C4 E4 में ना जाए, तो हम ये कहेंगे C2 को ओरिजिनल पोजीशन E1 है, एक तरह से मान ले, और इसको इसमें नहीं डालना है। तो कितने हुए, 5 हुए ना। तो C2 को E1 में नहीं डालना है, C3 को E3 में नहीं डालना है, C4 को E4 में नहीं डालना है, C5 को E5 में नहीं डालना, और C6 को E6 में नहीं पुट करना है। इसका मतलब कि 5 का डीअरेंजमेंट करना है, दैट इज D5। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। D4 कितना होता है 9 और D5 कितना होता है 44। तो आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया 53 वेज। ये आंसर हो गया इसका। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर इन फैक्टोरियल n। समझते हैं इसको, बहुत ही सिंपल सा है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास फैक्टोरियल 10 है, फैक्टोरियल 10 के लिए समझते हैं। फैक्टोरियल 10 को कैसे लिखोगे, कहोगे ऐसे लिख लो भाई, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। अब इसको मान लो प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है, तो क्या कहोगे, 2 पे कुछ पावर होगी, 3 पे कुछ पावर होगी, 5 प्राइम है ना, 5 पे कुछ पावर होगी, 7 पे कुछ पावर होगी, बस खत्म। और तो आएगा ही नहीं इसमें, और कोई प्राइम आएगा ही नहीं। अच्छा, तो एक्सपोनेंट कैसे निकालते हैं, इस फार्मूले से निकाल लेंगे हम लोग। फार्मूला बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा, अभी पहले निकाल के देखते हैं। जैसे हमें निकालना है एक्सपोनेंट ऑफ 2, ठीक है ना, प्राइम का ही एक्सपोनेंट निकलेगा फैक्टोरियल n में, इन फैक्टोरियल 10। तो ये अगर हम फार्मूला यूज करें तो बताओ जरा क्या लिखोगे, कहोगे 10/2 लिखो, सही बात है। फिर क्या कहोगे, फिर कहोगे 10/2 स्क्वायर लिखो, 2 स्क्वायर कितना हो गया 4। फिर क्या कहोगे 10/2 क्यूब लिखो, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अब अगले वाले में तो 16 आने लगेगा, तो अब तो 0 होना शुरू हो जाएगा। ये ग्रेटेस्ट इंजर है, दिस इज वॉट ग्रेटेस्ट इंजर n/p, ग्रेटेस्ट इंजर n/p स्क्वायर एंड सो ऑन। अब ये 0 आने शुरू हो जाएंगे। तो बताओ कितना आया, ये आ गया हमारे पास 5 प्लस 2 आएगा ग्रेटेस्ट इंजर, इसका ग्रेटेस्ट इंजर 1 आएगा, बाकी 0 आना शुरू हो गए। तो टोटल कितने हो गए 5 2 7 1 8, मतलब 2 का एक्सपोनेंट आएगा 8। सही बात है। अब जरा बाकी भी देख लो। अब हम निकालते हैं एक्सपोनेंट ऑफ 3, निकाल लेते हैं एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 10। इसी फार्मूले से आएगा, प्राइम है 10/3 ग्रेटेस्ट इंजर प्लस 10 बाई कितना आएगा 9, बस इसके बाद ख़त्म। अब तो 27 आएगा, कितना आ गया ये हो गया 10/3, 3 हो गया ना, 3 3 जा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंजर 3 हो जाएगा, ये 1 हो गया, कितना आ गया 4। इस मतलब 3 की पावर आएगी 4, मतलब 3 का एक्सपोनेंट होगा 4। और 5 का निकालते हैं, 5 का एक्सपोनेंट इन फैक्टोरियल 10 कितना आएगा 10/5, बस एक ही बनेगा, क्योंकि अब तो 25 बनेगा तो 0 हो जाएगा, तो ये 2 आ गया, तो इसका एक्सपोनेंट 2 है। 7 का देखो, एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 10, तो लिखोगे 10/7
बस अब 49 आएगा तो 0 हो जाएगा। वो कितना हो गया 1, 7 का एक्सपोनेंट 1 आएगा। देखो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये फार्मूला भी बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। देखो जब हम 2 का एक्सपोनेंट निकाल लें तो पहले इसमें 2 सिंगल टाइम्स जहाँ जहाँ भी आ रहे हैं वो वाला एक बार काउंट कर लो। मतलब जहाँ जहाँ 2 आ रहा है 2 का मल्टीपल, एक यहाँ पे आया, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक आया, एक से ज़्यादा भी हैं वो अलग बात है, अभी वो दूसरी काउंटिंग में आ जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो जब हम 10/2 कर रहे हैं तो मतलब सिंगल टाइम्स 2 काउंट कर लिया, एक यहाँ से काउंट कर लिया, एक यहाँ से कर लिया, एक यहाँ से कर लिया, और एक यहाँ से, और एक यहाँ से काउंट हो गया। अब ध्यान देना, जब 10/4 किया मतलब 2 स्क्वायर, वो वाले काउंट होने शुरू हो गए जहाँ पे 2 बार आ रहे थे, 2 या 2 से ज़्यादा बार आ रहे थे। तो यहाँ पे देखो एक बार 2 बार आ रहा तो ये वाला एक बार और काउंट हो गया, ठीक है ना, और एक बार ये काउंट हो गया, यहाँ भी तो 2 से ज़्यादा बार आ रहे थे, बस ख़त्म। अच्छा अब जब हमने किया 10/8 मतलब 2 क्यूब, मतलब वो वाले काउंट होंगे जो 2 से ज़्यादा बार आ रहे थे, वो वाले एक बार काउंट हो जाएंगे। तो 2 से ज़्यादा बार यहाँ तो कहीं है नहीं, ये वाला बस काउंट हुआ, ख़त्म। ये वाला एक बार और काउंट हो गया, उसके बाद बस ख़त्म, और आएंगे नहीं। 3 से ज़्यादा बार काउंटिंग है ही नहीं कहीं, क्योंकि इसी में है सबसे ज़्यादा 2 पावर 3। तो कितने हो गए बताओ, 3 ये, 3 4 5 6 और ये 7। गलत काउंटिंग कर ली लगता है, एक ये भी है, 8 हो गए। तो टोटल 2 का एक्सपोनेंट 8 आ गया। इसी तरह से 3 के लिए है, 5 के लिए, 7 के लिए। ठीक, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 50। फैक्टोरियल 50 के एंड में कितने जीरो जाएंगे वो देखना है। तो फैक्टोरियल 50 की जब हम लोग बात करेंगे तो हम कहेंगे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखो। 2 पावर लिखेंगे, 3 पावर लिखेंगे, 5 पावर लिखेंगे, ठीक है ना, 7 पावर लिखेंगे, 11 पावर लिखेंगे, ऐसे लिखते जाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है। सब पे कुछ ना कुछ एक्सपोनेंट आ रहा होगा, ठीक है ना, सब में कुछ ना कुछ एक्सपोनेंट आ रहा होगा। मान लो इस पे हमने एक्सपोनेंट ले लिया, ए है, इस पे बी है, इस पे सी है, इस पे डी है, इस पे ई है, इस पे एफ पे है, इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दिया। अब अपने को ये देखना है कि एंड पे जीरो कब आएगा। भाई जीरो तब बनता है जब 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, करेक्ट, 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और कभी भी जीरो बन ही नहीं सकता है। बाकी किसी को किसी से मल्टीप्लाई करते रहो, जीरो क्रिएट नहीं होगा। जीरो केवल और केवल तभी क्रिएट होगा जब 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो हम क्या करेंगे, किसका एक्सपोनेंट निकाल लेंगे, हम लोग निकालेंगे एक्सपोनेंट ऑफ 2, सॉरी 2 निकालने की जरूरत नहीं, 5 निकालो, एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 50। क्यों 2 का क्यों नहीं निकाल रहे, निकाल लो भाई 2 का एक्सपोनेंट डेफिनेटली 5 के एक्सपोनेंट से ज़्यादा ही आएगा। 50/2 करोगे, 50/2 स्क्वायर करोगे तो ज़्यादा ही आएगा ना। इसका मतलब जितने 5 होंगे उतने ही जीरो आएंगे, क्योंकि 2 तो उससे ज़्यादा ही है। अब अकेले केवल 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर जीरो क्रिएट नहीं करेगा, तो जितने 5 होंगे उतने ही जीरोज आ जाएंगे, क्योंकि हर एक के करस्पॉन्डिंग 2 अपने पास प्रेजेंट है, 2 सफिशिएंट रहेंगे। तो बस 5 का एक्सपोनेंट देख लो कितना आएगा, 50/5 ग्रेटेस्ट नंबर प्लस 50/25, 5 स्क्वायर ना, फिर कहोगे 50/5 क्यूब दैट इज 125। अब जीरो आने शुरू हो गए, अब कोई मतलब नहीं है लिखने का। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच 10 एंड दिस वन इज हाउ मच 2, बस खत्म। कितना आ गया 12, मतलब एक्सपोनेंट ऑफ 5 कितना हो गया 12 हो गया। तो इसको यहाँ से हटा के 12 लिख दो। इसका मतलब टोटल कितने जीरो जाएंगे, 12 जीरो आ जाएंगे। तो आंसर कितना हो गया 12। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू अल्फा सच दैट 60 फैक्टोरियल अपॉन 15 पावर अल्फा इज एन इंटीजर। ये इंटीजर चाहिए अपने को। तो देखो ऊपर लिखा है 60 फैक्टोरियल, नीचे लिख लो इसको 5 पावर अल्फा इंटू 3 पावर अल्फा, करेक्ट। पॉजिटिव इंटीजर अल्फा की बात कर रहे हैं। अभी 60 को हम क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, 2 पावर समथिंग आएगा, ठीक है ना, 3 पावर समथिंग आएगा, 5 पावर समथिंग आएगा, 7 पावर समथिंग आएगा। मान लो बी सी, इसको बी लिख देते हैं, इसको सी लिख देते हैं, इसको डी लिख देते हैं। फिर
फिर 11 पावर समथिंग आएगा, 7 के बाद 11 पावर समथिंग आएगा, ठीक है ना, ऐसे लिखते जाओ। होल डिवाइडेड बाई कितना करना है अपने को, 5 पावर 3 पावर अल्फ़ा इंटू 5 पावर अल्फ़ा, ठीक है। तो देखो अब 3 पावर एक्सपोनेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, 5 का ही एक्सपोनेंट निकालना है। तो नीचे 5 पावर अल्फ़ा है तो 5 का एक्सपोनेंट निकालो ज़रा। एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 60, देखें कितना आ रहा है, ये आएगा 60 डिवाइडेड बाई 5, ग्रेटेस्ट इंजर 60 डिवाइडेड बाई 25, ग्रेटेस्ट इंजर प्लस 1, आगे तो 0 आना शुरू हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 12 ये आ गया और 4 2 ये आ गया, कितने आ गए 14। इसका मतलब यहाँ पे जो C है, C की जगह कितना लिख दोगे, C की जगह लिख दोगे 14, करेक्ट। क्या लिख दोगे, 14 लिख दो इसको यहाँ से हटा के, क्लियर। C की जगह क्या लिख दोगे, 14 लिख दो। अब जरा B की बात कर लेते हैं, ज़रूरत नहीं है फिर भी लिख लो। एक्सपोनेंट ऑफ 3 निकालना चाहो निकाल लो, फैक्टोरियल 60 में ज़रूरत तो नहीं है उसकी, क्योंकि अल्फ़ा की मैक्सिमम वैल्यू कंफर्म हो गई 14 हो सकती है, उससे ज़्यादा करोगे तो नीचे 5 बचा रह जाएगा, सही है ना। और यहाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि B डेफिनेटली 14 से तो ज़्यादा ही आएगा, तो फिर भी निकाल लेते हैं। 60 फैक्टोरियल 60 डिवाइडेड बाई 3, फिर लिखोगे 60 डिवाइडेड बाई 27, नहीं 9, 3 स्क्वायर ना 9 हो गया, फिर 60 डिवाइडेड बाई 27, बस अब 81 आने लगेगा तो 0 आना शुरू हो जाएगा। तो ये तो 20 हो गया और ये 6 हो गया और ये 2 हो गया, कितना आ गया 28। इसका मतलब B की जगह अगर लिखना है तो लिख सकते हो, यहाँ आएगा 28। तो साफ साफ दिख रहा है भाई, अल्फ़ा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकते हैं, 12। तो आंसर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 14, ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट सम पे आते हैं। नेक्स्ट सम में बोला है कंप्यूट द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड सच दैट दिस इज एन इंटीजर, ठीक है। तो 2007 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे अगर देखा जाए तो फैक्टर हो जाएंगे जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ये गिवन है 223 प्राइम है तो 223 इंटू 9 हो जाएगा, ये 223, इसके अगर फैक्टर करोगे तो 223 इंटू 9 बन रहा है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 223 पावर n इंटू 3 पावर 2n, 9 स्क्वायर है, नहीं 9 पावर n था तो उसको 3 पावर 2n लिख दिया। अब देखो ऊपर क्या करना है, 223 का एक्सपोनेंट हम निकालेंगे क्योंकि 3 का एक्सपोनेंट तो बहुत ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू द एक्सपोनेंट ऑफ 223। तो अपने को सिर्फ निकालना है एक्सपोनेंट ऑफ 223 इन फैक्टोरियल 2007। तो कितना आएगा, 2007 डिवाइडेड बाई 223, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ दिस, और आगे तो 0 आना शुरू हो जाएगा, सही बात है ना। तो बस यही आ जाएगा कितना, 9। इसका मतलब ऊपर अगर देखोगे तो 223 का जब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखोगे तो ऊपर 223 का एक्सपोनेंट 9 आएगा, सही बात है। तो नीचे भी n मैक्सिमम 9 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। 3 का हम लोग इसलिए नहीं देख रहे हैं तो क्योंकि साफ साफ पता चल रहा है 3 का एक्सपोनेंट तो बहुत ही ज़्यादा आएगा, इसलिए आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, पॉजिटिव इंटीजर n इज इक्वल टू हाउ मच, 9। तो 9 आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट सम पे आते हैं। नेक्स्ट सम बोला है 30C24 इज डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल है ये देखना है। देखो 30C24 नेचुरल नंबर होता है, ये सबको पता है। 30C24 बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, राइट। लेकिन अब हम इसको कैसे लिखते हैं वो समझना है। इसको लिखेंगे 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, नीचे आएगा 16 फैक्टोरियल और यहाँ पे आएगा 24 फैक्टोरियल, करेक्ट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो अपने को सिर्फ 7 और 17 है ना से ही डिविजिबिलिटी चेक करनी है।
तो ऊपर हम ये पूरा लिखेंगे, कहेंगे 2 पावर लिखो, ठीक है ना, समथिंग 3 पावर लिखो, समथिंग लिखते जाओ। तो मेन अपने को जो है देखना है, ऊपर देखना है किसका एक्सपोनेंट, 17 का और 7 का। तो 7 का एक्सपोनेंट निकालेंगे और किसका निकालेंगे, जब प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे, और हम निकालेंगे 17 का, करेक्ट। बाकी और लिखा रहने दो। नीचे हम किसका किसका एक्सपोनेंट निकालेंगे, 16 में निकालेंगे 7 का, तो 16 में 7 का नहीं, 7 का हुआ ये तो, सॉरी 6 हुआ है ना, ये गलत लिख दिया अपन ने, 6 हो गया यहाँ पे, 6 फैक्टोरियल। तो भाई 6 फैक्टोरियल में तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, इससे कोई मतलब नहीं है। मेन 24 वाले में देखेंगे हम लोग, 24 में लिखेंगे किस तरह से, 7 का एक्सपोनेंट और 17 का एक्सपोनेंट, बस इन्हीं से काम चल जाएगा अपने पास। तो बताओ, हम निकालें एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 30, कितना आएगा, 30/7 प्लस, अब तो 49 आ जाएगा तो बेकार हो गया वो, तो ये कितना हो गया, 3 नहीं 4, सॉरी 7 4 जा 28, 4 हो गया। तो ऊपर हो गया 7 का एक्सपोनेंट 4, यहाँ पे 17 का भी निकाल लेते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ 17 इन फैक्टोरियल 30, कितना आएगा, 30/17, ये तो 1 बनेगा केवल, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 आया एक्सपोनेंट। अब जरा हम लोग किस में निकालें, 24 में। तो एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 24, देखें कितना आएगा, 24/7 ग्रेटेस्ट नंबर, अब तो 0 आना लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ 3 लिख दो। और एक्सपोनेंट ऑफ 17 इन फैक्टोरियल 24, कितना आएगा, 24/17 ग्रेटेस्ट नंबर, 1 आएगा, तो यहाँ 1 लिख दो। तो देखो ये ऊपर और नीचे से साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला 17 तो ख़त्म ही हो जाएगा, इसका मतलब 17 तो ऊपर बचेगा ही नहीं एक भी। इसका मतलब ना तो ये 17 स्क्वायर से डिविजिबल है और ना ही 17 से, ना 17 से डिविजिबल है तो 17 स्क्वायर से भी डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे जब ये कैंसिल करोगे तो यहाँ एक 7 बच जाएगा, सही है ना, एक 7 बच जाएगा, तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 7 स्क्वायर से डिविजिबल नहीं होगा। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 7, राइट। तो इस तरह से अपना लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक्स एवरीवन।